एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे जापान आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई थी। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। इसलिए मैंने हिंदुस्तान के बजाय जापान में काम करने को अच्छा समझा। अब समस्या मेरे रहने का था। यहाँ पर रहना बहुत महंगा था। अगर मैं यहाँ रहने का खर्चा अपने पैसों से करता तो इंडिया में कुछ भी नहीं बेच सकता था। जापान में ही मेरी सारी तनख्वाह और खाने पीने पर ही खर्च हो जाती। इसलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरी ये समस्या भी दूर कर दी। कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक कमरा ऐसा है जिसमें तुम किराए पर रह सकते हो और इसका किराया भी बहुत कम होगा। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस भी दे दिए और उसके घर उसके साथ ही चला गया। काफ़ी बड़ा सा बंगला था। बाहर छोटा सा बगीचा था और एक कमरा अलग से ही कोने में बनाया हुआ था। उस कमरे का उस बंगले से कोई संबंध नहीं था। घर के पिछले तरफ एक बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल था, जहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे नस्ल के घोड़े पाले जाते थे। मैंने अपना सामान उसमें रख दिया। मुझे यहाँ खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी। सब कुछ उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी आराम में हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वह भी कम पैसों में। और फिर उस कमरे का दरवाज़ा खोलते ही बाहर की खूबसूरत बगीचा देखकर तबीयत सुबह ही सुबह एकदम खिल उठता था। शाम की चाय के बाद अपने कमरे के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम अपने लैपटॉप पर करने लगा था। उस कमरे का बाहर का दरवाज़ा शीशे का था और पूरे कमरे में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी, जिससे कि पूरा बगीचा नज़र आता था। यहाँ रहते हुए मुझे बस थोड़े ही दिन हुए थे और उन थोड़े दिनों में मुझे मालूम नहीं था कि मैनेजर के घर में रहता कौन कौन है। एक तो मैंने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया था और दूसरा मैंने अभी तक किसी को आंगन में टहलते या उठते बैठते भी नहीं देखा था। कि मुझे अंदाज़ा होता मैं अपने कमरे में बैठा था। अगले दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में बिजी रहा। मैंने खिड़कियां सारी खोल रखी थी। ताज़ी हवा दिल को बड़ा आराम दे रही थी। जब मुझे कमरे के बाहर कुछ आहटों की आवाज़ आई। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, इसलिए जरा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे उस आंगन में नज़र आई। देखने में तो लड़की ही लग रही थी। टॉप स्कर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देख रहा था। पहले उस लड़की ने अपनी नज़र चारों तरफ बगीचे में दौड़ाई और मुझे ये बात उसकी बड़ी अजीब सी लगी थी कि मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए उस वक्त सिगरेट भी पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। उस लड़की के बाल खुले हुए कमर तक आ रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके हाथों की सफ़ेद रंग को देखकर समझ गया था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन रात के उस पहर बगीचे में खड़ी क्या ताका झांकी कर रही थी। उस लड़की ने पूरे बगीचे में अपनी नज़र दौड़ाई। ये कृपा थी कि उसने मेरे कमरे की तरफ नहीं देखा था, वरना मैं उसे नज़र आ जाता। फिर मैंने देखा वह लड़की थी, धीरे से कदम उठाती हुई उस बंगले की पिछली तरफ जाने लगी, जहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त वह लड़की चोरी चुपके बंगले के दूसरी साइड अस्तबल में क्या करने जा रही है। वह भी ऐसे चोरों की तरह क्यों? उसने पूरे बगीचे में ऐसे ही देखा था जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा। वह छुप छुप कर पीछे की तरफ जा रही थी। उस लड़की को पीछे अस्तबल पर जाना मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था, जितना कि यूँ छुप छुप कर जाना था। वह अपनी वेशभूषा से कहीं से मुझे नौकरानी भी नहीं लग रही थी। शायद वो मैनेजर की बेटी थी या फिर कौन थी। मैनेजर की उम्र 52-54 साल के लगभग थी और ये लड़की मुझे दूर से देखने में भी तो 21-22 साल की उम्र की ही लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और इस लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस पहर वह पीछे अस्तबल में क्या करने गई थी। वहाँ तो इस वक्त घोड़े के अलावा कोई नहीं होता। घोड़े के देखभाल के लिए भी मैनेजर ने नौकरों को रखा हुआ था। वह भी रात होते चला जाता था। सुबह मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ कि ये लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा। मैं खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे ये एहसास होने लगा कि अगर वह आई तो सामने उसकी नज़र मेरे कमरे पर पड़ेगी और वो मुझे देख लेगी। मैं नाइट बल्ब बंद कर दिया। अब मेरे कमरे में दोबारा अंधेरा हो गया था। खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अब तो 3 घंटे बीत चुके थे।
वह लड़की वापस नहीं आई थी। 3 घंटे में मेरे दिल में कई बार ये सवाल उठने लगा, क्यों ना मैं भी चोरी छुपे जाकर देखूं कि वह अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। एक अनजान आदमी था, अच्छा नहीं था। फिलहाल 4 घंटे के बाद जब हल्की हल्की रोशनी से आसमान पर फैलने लगी तो वह लड़की आंगन में आई थी। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता हुआ सिगरेट गिर गया था। वह लड़की बुरी तरह से डरी हुई थी, चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, बाल भी बिखरे हुए थे, यूं हाँफ रही थी जैसे न जाने वह ऐसा क्या करके आई हो। उसका टॉप और स्कर्ट पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से बगीचे में एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई और फिर जल्दी से घर के अंदर की तरफ चली गई। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म ले लिया था। लेकिन मैंने खुद को झटका कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटकने पर खुली थी, क्योंकि मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बड़ा मुश्किल में मैंने आंखें खोलकर देखा था। वही नौकरानी जो रोज़ मेरे लिए नाश्ता लेकर आती थी, आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी, कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सो गए थे? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, मुझे क्या और कोई काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ कि लाड साहब कब उठेंगे, कब नाश्ता लेंगे। नौकरानी के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली रात को मैं अपने कमरे में जाग रहा था, इसलिए देर से सोया था। वह कहने लगी, आज के बाद ऐसी देर की तो भूखे ही रहना। उससे पहले कि वह चली जाती मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि नौकरानी को तो पता ही होगा वह लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो उसने जवाब दिया उसे सुनकर तो मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गया था। मैंने कहा, मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं? वह कहने लगी, मुझे क्या पता। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, वह इस घर में रहती है, फिलहाल उनके कोई बच्चे और पत्नी होंगे। वह नौकरानी कहने लगी, मैनेजर का घर नहीं है। ये कहकर वह बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था, ये क्या चक्कर है। अगर ये घर मैनेजर का नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पर किस हिसाब से रखवाया है, और वह खुद इस घर में क्यों रहता है? ये किसका घर है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा, कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज़ में फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। तभी वो मैनेजर मुझे मेरे कमरे में आते हुए दिखाई दिया। मुझे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं चाह रहा था कि आज हम साइट की विजिट भी कर लेते हैं। तुमने नक्शा तो बना ही लिया होगा ना? मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जहाँ पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल, मार्केट वगैरह बनवानी थी। मैं और मुझ जैसे और बहुत सारे इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैंने उस मैनेजर के साथ वह जगह देखने चला गया जहाँ पर हमें काम करना था। वही बातों बातों में मैनेजर से पूछा, ये घर किसका है? तो कहने लगा, ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उनका भरोसेमंद नौकर हूँ, इसलिए जब भी वह मुल्क से बाहर होते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वह लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपकी पत्नी और बच्चे यहाँ रहते हैं? वह कहने लगा, कौन सी पत्नी, कैसे बच्चे? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। कहने लगा, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ रहती है। क्योंकि मैं बचपन से सब संभाल रहा हूँ, इसलिए वो मुझे अंकल कहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी एक समस्या तो दूर हो गई थी, वे लड़की बॉस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में उलझी रही। वे रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती है? पहले मैंने सोचा कि ये भी मैं मैनेजर से ही पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ भी न कहा, क्योंकि जिस तरह से वह लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छुपे जाती है। लेकिन एक सवाल मुझे और तंग करने लगा, जब वो पूरे घर की मालकिन थी तो उसे किस बात का डर था और क्यों छुप छुप कर पीछे अस्तबल में जाती थी? वह तो कहीं भी कभी भी जा सकती थी। हम लोग शाम के 7-8 बजे वापस आए थे। मैंने खाना खाया और रात को कॉफ़ी मैंने अपने कमरे में ही बनाई थी। मेरे पास एक इंडक्शन चूल्हा था। मैंने कॉफ़ी बनाई और यूं ही उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। जबकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस भी जाना था, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे आज वह फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बज रहे थे। वह लड़की फिर से यूं ही टॉप और स्कर्ट में बाहर आई थी, और फिर पूरे बगीचे को उसने ऐसे ही देखा था, जैसे कि ये जानना चाह रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह पीछे घोड़े के अस्तबल की तरफ चलती गई। मेरे दिल में ख्याल आया
कि आज तो मैं उसका पीछा करके देख ही लूँगा कि आखिर ये पीछे करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया था कि अगली सुबह मुझे ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठूँगा तो मेरे बॉस से मेरी अच्छी खासी खिंचाई हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है कि वह क्या करती है और क्या नहीं। वह उसकी बेटी है। अगर उसने मुझे देख लिया और मेरी शिकायत उस मैनेजर से लगा दी, मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही मेरे दिल में एक बेचैनी हुई। एक बार देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं उठकर जैसे ही उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, तो मैनेजर को तेज़ी से बगीचे से आते देखकर वहीं ठिठक कर रह गया था। उसने पूरे बगीचे में नज़र घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में मैनेजर उस लड़की का हाथ थामे उसे लेकर आ रहा था। वह लड़की उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी और वह मैनेजर उसे घूर घूर कर देख रहा था और ये भी कह रहा था कि दोबारा अगर वह रात के वक्त पीछे गई तो वह उसकी शिकायत उसके बाप से लगा देगा। वह लड़की चुप थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहा था। वे लोग अब घर के अंदर जा चुके थे। अब तो मैं भी उलझता ही जा रहा था। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैंने अपने कमरे का बल्ब बंद किया और सो गया। सुबह जब मैं उठा था तो वह लड़की बगीचे में ही थी। बगीचे में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वह अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ बगीचे में आ गया। उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़कर जब अपने हाथों से गुलदस्ते में रखा तो उसके बाद वह एकदम ही पीछे पलटी थी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। मुझे हैरानी से देखने लगी, फिर मुझे से कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, मैं आपका मेहमान और आपके राज जानने वाला। ये सुनकर वह पीछे हटी थी और थोड़ा घबरा गई थी। मैंने कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं उस कमरे में किराए पर रहता हूँ। आपके पापा का ऑफिस का काम भी करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरानी और परेशानी दोनों ही ख़त्म हुई थी। फिर कहने लगी, हाँ याद आया, मैनेजर साहब ने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे वैसे भी लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसलिए बातों का फन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा उस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या उसका पीछा करूं? अब ये नहीं देखूंगा कि वह पीछे क्या करने जाती है। इससे अच्छा है कि उससे दोस्ती ही कर लूं। वह मुझे खुद ब खुद सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था, जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ा कर रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दिया करें। तो मैंने जानबूझकर अधूरी बात छोड़ दी थी। मेरी बात पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ, ठीक है, मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। हमारी बातों की शुरुआत अब शुरू हो चुकी थी। वह अक्सर शाम के टाइम ही मेरे कमरे में आ जाया करती थी। मुझसे हिंदुस्तान के बारे में पूछा करती थी, इधर उधर की बातें करा करती थी। काफ़ी बातूनी तरह की लड़की थी। बहुत जल्दी मुझसे एकदम से घुल मिल चुकी थी। लेकिन जब मैं उससे ये पूछता कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आकर चला जाता था। कहने लगी, मुझे घोड़े से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, तभी आप रात को अस्तबल में जाती हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो क्या? मुझ पर नज़र रखते हो क्या? वह इस तरह गुस्से में आ गई थी कि मैं तो बोलकर ही पछता रहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही रात को जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने तुम्हें अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वह जल्दी से खड़ी हो गई थी और गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताने लगा था। कहने लगी, दोबारा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम इतना बुरा मान जाओगी। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं। जल्दी से गुस्से से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था, कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से न लगा दे। इस बार मैंने रात को अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी थी। रात को मुझे आहटों की आवाज़ तो आई थी, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बड़े बेचैन कर रहे थे, वो ये कि आखिर वह पीछे क्या करने जाती है। लेकिन इस बात को पूछकर मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब तो वह मुझसे चौकन्नी रहने लगी थी। उसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से वापस आने के बाद मैं घर के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैं सोच चुका था कि मैं उस लड़की से माफ़ी मांग लूँगा। मुझे वाकई उसके बारे में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उससे पूछना चाहिए था।
मैं उस इरादे से जब घर में दाखिल हुआ, नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, तो वह कहने लगी वह पीछे अस्तबल में वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अस्तबल में जाऊं या ना जाऊं। फिलहाल मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बंगले के पीछे की तरफ चला गया जहां घोड़ों का अस्तबल था। जब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह घोड़ों को अपने हाथों से नहला रही थी, उस पर पानी डाल रही थी और वह घोड़े उस टाइम काफ़ी मायूस लग रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ था, वह मालिक की बेटी होकर घोड़ों को खुद क्यों नहला रही थी। वह पहले से घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे गुस्सैल नज़रों से देखा था। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके पर्सनल मामले में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करो। मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत आपके बॉस से ना लगा दूँ और कहीं वह आपको नौकरी से ना निकाल दे। बस आप इसलिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। बात उसकी बिल्कुल सही थी। मुझे यही डर था कि कहीं वह अपने बाप से कुछ कह ना दे। उसके मुंह से ये सुनकर मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वह तो मुझे और भी मिल जाएगी। लेकिन मैं सच में ही शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले किया करती थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस आदमी से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। ये कहकर वह दोबारा घोड़ों को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। 2-3 महीने तक ही तो मैंने दोबारा देखने की कोशिश भी नहीं की थी वह लड़की कब पीछे अस्तबल में जाती है और कब वापस आती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि वह लड़की बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ भाग गई थी। बिल्कुल भागते हुए ये देखकर मुझे ज़रा शक सा होने लगा था। मैंने कहा, अब तो ये बात पुरानी हो गई है, वह मुझ पर फिर से भरोसा करने लगी है। अब वह मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे ये देखना था कि वह पीछे जाती क्यों है, और वह भी रात के पहर में। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा। मेरे पाँव उस लड़की के सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहीं पर थम से गए थे। वह रो रही थी। अब वह क्यों रो रही थी, मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए। मैं जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को रोका था। मैं वहीं से उल्टे कदम वापस आ गया। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। जो मैं देख रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की रात के उस पहर पीछे अस्तबल में जाकर ये काम भी कर सकती थी। कुछ ही देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका था और मैं तो पूरा का पूरा चौंक कर रह गया था। मेरी जान उस वक्त निकली। वह लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर था कि कहीं वो मुझे देख ना चुकी हो। मेरे कमरे में उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैं कुछ देर के बाद उठकर दरवाज़ा खोला और आंखों को यूँ मसलता जैसे कि मैं अभी नींद से जागा हूँ। वह अंदर आई, कहने लगी, तुम फिर से मेरे पीछे आए थे ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं भला आपका पीछा क्यों करूँगा। कहने लगी, मुझे लगता है कि वो मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे कहने लगी, ये बात मैंने हैरानी से सुनी थी। कहने लगी, मैं उसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि उसने मेरे माँ बाप का सारा काम अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी 12वीं क्लास में हूँ। जब तक मैं खुद बिजनेस संभालना नहीं सीख जाती हूँ, उसको बर्दाश्त करना होगा, मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये अंदर ही अंदर मेरे बाप के हर चीज़ पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा कि फिर आपको चाहिए कि आप अपने माँ बाप से ये बात कहें। ये बात सुनकर वह आंसू बहाने लगी थी। कहने लगी, तुम सच नहीं जानते, कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूँ और तुम्हें सच बता दूँ। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़े के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोला और उसको एक कोने की तरफ बांधकर नीचे बैठ गई। लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ घोड़ा ही नज़र आ रहा था क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। उसके बाद वह घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया। न जाने वह लड़की क्या कर रही थी। यही देखकर मैं वापस पलट आया था। लेकिन अब वह लड़की खुद मुझे वहाँ लेकर जा रही थी। मैं नहीं जानता था ये सारी समस्या क्या थी। मैं उस लड़की के बारे में बुरा सोच नहीं सकता था।
क्योंकि वह ऐसी थी ही नहीं। न जाने वह उस वक्त क्या कर रही थी, लेकिन ये राज भी मेरे सामने खुल गया था। वह मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई। वहाँ पर घोड़ा उसने पहले ही बांधा हुआ था और वह घोड़ा आंसू बहा रहा था। घोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है, तो कहने लगी, यहाँ मेरे पापा की कब्र है। ये सुनकर तो मैं एकदम उछल पड़ा था। मैंने कहा, आपके पापा मर चुके हैं? लेकिन वह मैनेजर तो। वह कहने लगी, अगर उस मैनेजर को ये खबर हो गई कि मेरे पापा मर चुके हैं तो वह हर चीज़ अपने नाम करवा लेगा। मैंने अपने पापा की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया था। रात के टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने पापा को यहाँ दफना दिया था। बस ये घोड़े ही जानते हैं कि मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। मैंने उस मैनेजर से यही कहा कि मेरे पापा बाहर के मुल्क में गए हैं। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार था। जब मैं उसके काबू से सब कुछ ले लूँगी। लेकिन ये बार बार मुझसे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन कराने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मालूमात मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अपने पापा का डर दिला दिलाकर उसको चुप करवाती रहती हूँ। मैं यहाँ पर अपने पापा की कब्र पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ। और ये घोड़े मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उनकी कब्र पर आते ही ये रोने लगते हैं और पैर ज़मीन पर मारने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उस लड़की की मदद यूँ की, उससे शादी कर ली और उसके कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया और हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं उसे हिंदुस्तान भी घुमा कर ले आया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।